हैं चैनल फॉर न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। तो एमएलए ऑन हॉटलाइन के जरिए जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि तमाम विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों से हम बातचीत कर रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 5 साल में किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास किया है, कैसे कैसे उन्होंने विकास किया, कौन कौन से ऐसे काम है जो किए, कौन कौन से ऐसे काम है जो नहीं हो पाए। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे विधायकों से हम बातचीत कर चुके हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों या फिर किसी दूसरी पार्टी के हों, तमाम उनसे हम विकास को लेकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। लगातार हम ये उनसे जान रहे हैं कि पिछले 5 साल में किस तरीके से उन्होंने विकास का काम किया है, क्योंकि एक बार फिर से उनको अब जनता के दरबार में जाना होगा, चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में ये जानने की कोशिश लगातार की जा रही है कि आप बताइए 5 साल में किस तरीके से आपने अपने क्षेत्र का विकास किया, कौन से काम हुए, कौन से काम नहीं हुए, और आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति आपकी रहने वाली है। और आज एमएलए ऑन हॉटलाइन में ऐसे ही एक विधायक हमारे साथ मौजूद है, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, जींद से बीजेपी के विधायक हैं डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनको देख पा रहे होंगे। उनसे हम सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास किया है। लेकिन उसके पहले मैं डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी के बारे में आपको बता देता हूँ। डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी की अगर हम बात करें तो डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जो है, इसके पहले आपको याद होगा कि नेहरू में थे, लेकिन 2019 में जींद में उपचुनाव होता है और उसके बाद वो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, टिकट भी मिल जाता है उपचुनाव के लिए। और बड़ी बात यह है कि जहां पर बीजेपी जीत के लिए तरस रही थी, डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी ने वहां पर बीजेपी का परचम लहराया और एक बड़ी जीत जो है वो हासिल की। और अच्छी बात यह है कि दिग्गजों को उन्होंने चुनाव हराया। एक तरफ उनके साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और दूसरी तरफ जेजेपी की ओर से दिग्विजय सिंह चौटाला थे, लेकिन दोनों को ही उन्होंने हराने का काम किया और 12,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की। यानी कि जहां पर बीजेपी जीत के लिए तरस रही थी, वहां पर बीजेपी का झंडा बुलंद करने का काम किया डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी ने। बहुत स्वागत है डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। जी नमस्कार, जय माता की। जी, और सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे यही रहेगा, मैं यही आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से आपने जींद का विकास किया है पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो। हालांकि पूरे 5 साल का वक्त तो लगभग आपको नहीं मिला, लेकिन फिर भी जिस तरीके से आप लगातार हम देख रहे हैं तत्पर हैं और एक बड़ी जीत हासिल करने के बाद आपने वादा किया था, मुझे अच्छे से याद है, आपने 3 प्रमुख मुद्दे बताए थे जिसमें आपने कहा था कि एक सीवेज की समस्या है, सड़क की समस्या है, बिजली पानी की समस्या है। ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जिस पर मुझे प्राथमिकता के तौर पर काम करना होगा और इनको हम अच्छे से निपटाने का काम करेंगे, ये मेरी प्राथमिकता है। तो सर अब में और जब में क्या अंतर हम पा रहे हैं और किस तरीके से अब तक इन सभी मामलों को लेकर, इन सभी मसलों को लेकर, समस्याओं को लेकर आपने काम किया है सर? देखिए, जहां तक सीवरेज का विषय है, जींद काफी पुराना बसा हुआ था और सीवरेज रुक जाता था। कुछ यहाँ पर डेयरी ज्यादा है जिसकी वजह से गोबर, पॉलीथीन ये अधिक मात्रा कुछ एरिया में है। जहाँ मेरा निवास स्थान है वहां पर भी ये डेयरी वगैरह है। इसी तरह से रामनगर है और अर्बन स्टेट के पिछली तरफ विजयनगर है, इस साइड भी ये प्रॉब्लम्स है। जो आउटर है वहां ये अक्सर प्रॉब्लम है, लेकिन आज ये कह सकता हूं कि आपको 70% सीवरेज की प्रॉब्लम समाप्त हो चुकी है। मेन इसी समय फिलहाल में भी जो मेन लाइंस हैं इनकी सफाई चल रही है, जो विद कैमरा चल रही है। और सवाल पानी का जहां तक है, वहां आपको मालूम होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी और हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लगभग 350 से 400 करोड़ रुपए की लागत के बीच में जो भाखड़ा का पानी जींद शहर को मिलना है, उसके टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अब टेंडर खुलना है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही पानी के लिए भी जल्दी ही लोगों को भाखड़ा का पानी पीने को मिलेगा जी। और जहां तक विकास की बात है, मैं तो यही कह सकता हूं कि जींद अगर आप पहले आए हैं और अब आप जींद आए हैं तो देख सकते हैं लगभग 25 करोड़ रुपए की जींद की मेन सड़कें, जो शहर के अंदर की सड़कें हैं, उन्हें यूएलबी से ट्रांसफर करवा कर और B&R से बनवाने का काम किया, जो लगभग आज जींद के अंदर कोई मेन सड़क नहीं बची जींद की। आप चाहे सेक्टर देख लें या आप रानी तालाब रोड देख लें या आप भिवानी रोड देख लें या आप अमरेडी राजा की कोठी की तरफ जाने के लिए देख लें, कुछ पे काम चल रहा है और कुछ समाप्त हो चुका है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके अलावा भी हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया, ये तो वो बातें मैंने आपसे पूछी है जिसके बारे में आप खुद जिक्र करा करते थे, मुझे अच्छे से याद है जब आप विधायक बने चुन करके आए। लेकिन उसके अलावा आपको क्या लगता है किस तरीके से आपने जींद का विकास किया है जो आपको लगता है कि मील का पत्थर साबित है? क्योंकि अब जब एक बार फिर से आपको जनता के दरबार में जाना होगा तो आप ये बताएंगे ना कि भाई इसके अलावा मैंने और भी काम किए हैं, मैंने यहाँ पर विकास की बयार बहाई है। देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग जींद से 5-7 साल पहले आए हैं
और जो जी। अब आए हैं, अब देख सकते हैं आप जींद में मेडिकल कॉलेज जो लगभग 70-75% बनकर तैयार हो चुका है। वहीं पे अगर हम गौर करें, जींद के बाहर बस स्टैंड जा चुका है, जिसका जो चल रहा है इस समय। और मैं आपको ये कहूंगा कि जी। और जो और रोडों के बारे में मैंने आपको जिक्र किया वो बन चुकी हैं। इसी प्रकार से पॉली क्लिनिक बन चुका है। इसी प्रकार से पैरामेडिकल कॉलेज लाने की बात की थी मैंने अभी फिलहाल में ही, उसके लिए भी जमीन प्रस्तावित है और वो भी पास हो चुकी है। उस पर भी प्रक्रिया मतलब प्रारंभ हो चुकी है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब कई जगह से ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि मेडिकल कॉलेज तो बना दिया गया, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स की पर्याप्त संख्या नहीं है और अभी मूलभूत मेडिकल सुविधाओं की जो कॉलेज एक अस्पताल के अंदर होनी चाहिए, उसकी भी समस्या सर सामने आई है। सर जी। सर 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 आप देखिए, अभी तो मेडिकल कॉलेज प्रारंभ ही नहीं हुआ सर। 75% बनकर लगभग 75-80% बनकर तैयार हुआ जी। है, तो अभी तो वो शुरू ही नहीं है, तो वहां कहाँ से हो जाएगा। नहीं, मैं जिन की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं बाकी ज़िलों की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये तो आप ही की सरकार का प्लान था ना कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, तो मैं बाकी जगह की बात कर देखिए रहा हूँ मैं सर। अभी उसी प्रकार से आगे डॉक्टरों की व्यवस्था भी की जा रही है, सीटों को भी जी। बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो थोड़ा देखिए, किसी भी चीज को नया लाएंगे तो समय लगता है। अभी आप हुँ। देख सकते हैं कि 22वां एम्स भी आपके रिवाड़ी में बनने जा रहा है। आप हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं, तो 22वां एम्स भी रिवाड़ी में बनने जा रहा है। तो ये सब चीजें चीजें बन रही हैं, तो उनकी व्यवस्था भी चलेगी। उनके हुँ। लिए डॉक्टर्स भी लाए जाएंगे और स्टाफ बिल्कुल। चाहिए तो उनकी व्यवस्था भी की जाएगी। ऐसे हुँ। बिल्डिंग बना के तो छोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब कोई ऐसे कुछ काम भी तो होंगे ना जो आप सोचते थे कि भाई मुझे ये काम भी निपटाना है, लेकिन किसी भी कारणवश आपको लगता है कि भाई देखिए देख मैं चाहता था देखिए ये काम होना देखिए चाहिए लेकिन हो नहीं पाया। साहब, आप एक काम कीजिए, जी। 1966 में हरियाणा बना है और जी। 7 जिलों में, पहले 7 जिलों में जींद है। हुँ। आप पिछला सारा रिकॉर्ड उठा लीजिए और 2009 हुँ। से लेके 2019 अपना 24 तक का हमारा, मेरे पिता और मेरा रिकॉर्ड उठा लिया। वो जबकि विपक्ष में रहे, जी। फिर भी उनसे जो बन पाया अपनी मधुर हुँ। भाषा से उन्होंने काम कराने का काम किया। और मेरा 5 साल का जो पीरियड है, इसमें आप चेक कीजिए जी। कितना काम हुआ। इस बात को कह रहा हूँ कि जब से जींद बना तब से चुनी है आप इस बात को। जी। इतना चैलेंज करके मैं आपको कह रहा हूँ तो कोई छोटी बात तो नहीं है। आप रिकॉर्ड नहीं, बिल्कुल सही निकलवाइए। बात। डॉक्टर साहब आपका फ्रेम फ्रीज़ हो गया था। आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे सर। बोलिए सर। हाँ, जहाँ तक प्रोग्रेस का सवाल है, वहीं आपको मैं बताना चाहता हूँ, जी। जींद की जो सीरस यूनिवर्सिटी है, आज भी उसमें 150 करोड़ रुपए की लागत से कार्य चल रहा है। और वहीं हुँ। पर लॉ कॉलेज जो पिछले विधानसभा सत्र में मैंने रखा माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे, तो उन्होंने उसकी भी मंजूरी दी। आज जींद हुँ। के अंदर लॉ कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। वकालत की पढ़ाई जींद के बच्चे जींद में ही करेंगे। और इसी प्रकार से बाईपास जो माननीय चौटाला साहब के टाइम पे जो प्रारंभ हुआ था, उसको भी इसी कार्यकाल में पूरा करने का अवसर मिला। वहीं पर जी। नौ नेशनल हाईवे जो आज जींद को छू के जा रहे हैं, हुँ। माननीय गडकरी साहब ने भी कहा कि एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ 9 नेशनल हाईवे छू के जा रहे हैं, उसका नाम जींद है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज आप ये कह सकते हैं कि 9 नेशनल हाईवे छू के जाना जींद को, तो ये बहुत हुँ। बड़ी बात है। वहीं पे अंडर हुँ। ब्रिज कुछ बन चुके हैं, कुछ पे कार्य चल रहा है, कि वहीं पर जी। ब्रिज बन चुके हैं। तो कार्य हुँ। में मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं रही। ये बात मैंने आपसे पहले भी कही। आप पूर्व जी। की सरकारों का सबका टोटल एक साथ मार लीजिए, हुँ। और मेरे पिताजी का 2000, मैं अपने पिताजी का भी साथ में जोड़ रहा हूँ, 2009 से हुँ। लेके 2024 तक का कार्यकाल, और जिसमें विशेष तौर पे 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का जोड़ेंगे और फिर 5 साल का कार्यकाल आप मेरा जोड़ेंगे, तो आप ये जी। मान के चलिए कि कार्य में कोई कमी नहीं रहेगी। हुँ। बिल्कुल। तो उम्मीद करें कि एक बार फिर से डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी हमें चुनावी मैदान में दिखाई पड़ेंगे। आश्वस्त हैं आप इस बात को लेकर? बिल, उम्मीद है पूरी? बिल्कुल, मैंने जींद के लिए काम किया है और मुझे जी। उम्मीद है जींद की जनता दोबारा से जिताने का काम करेगी, उस माँ भगवती की कृपा रहेगी, और तीसरी बार मैं चुनाव जीतने का काम करूंगा। जी। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, अगर मेरे कामों को देखा जाए तो काम के ब्याह पे लोगों को मुझे वोट देना चाहिए, भारतीय जनता बिल्कुल। पार्टी को वोट देना चाहिए, क्योंकि पैसा तो जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। मैंने जो सबसे पहले कहा कि इतना पैसा आज से पहले जींद में कभी भी नहीं मिला, और उसके कार्य आपको देखने को मिलेंगे। हुँ। आज जींद के चौक ले लीजिए, आप अंबेडकर चौक ले लीजिए, अशोका चौक पटियाला चौक पे ले लीजिए, वहीं आप रानी तालाब पे चौक ले लीजिए, या बत्तख चौक है, या 1 रुपया चौक है, या आप ये कहेंगे कि
ढिंगड़ा मदनलाल ढिंगड़ा जी चौक है, तो इस प्रकार से एक चौक भी बनाने का काम किया। परशुराम चौक है, भगवान परशुराम जी के नाम से जो चौक बना, तो ये काम चल रहे हैं। और पैसा और भी पैसा, मान लीजिए कि गेट बनाने का जो विचार चल रहा है उसका टेंडर प्रक्रिया भी हो चुकी है। पांडु द्वार और जयंती द्वार, जो माँ जयंती देवी के नाम से जींद बसा है, उसके नाम पे भी द्वार बना है। और विशेष तौर पे गांव में भी, प्रत्येक गांव के अंदर आप जाके पता कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई ही गांव ऐसा होगा जिसमें 1 करोड़, मैं ये कहूंगा 1 करोड़ से लेकर 14 करोड़ रुपए तक की राशि एक एक गांव में है। किसी गांव में 2 करोड़ है, किसी में 4 करोड़ है, किसी में 14 करोड़ रुपए तक की राशि भी जा चुकी है। तो बिल्कुल और जींद के लिए चुनाव तो बहुत नजदीक है जी, चुनाव तो बहुत नजदीक है सर, अब समय तो बहुत ज्यादा बचा नहीं है। और आपकी जो सक्रियता है, हम देख रहे हैं कि कितना एक्टिव दिख रहे हैं आप। हालांकि एक्टिव तो आप पहले भी थे, और विधानसभा के अंदर भी हमने देखा है किस तरीके से आप अपने क्षेत्र के मुद्दों को, अपनी विधानसभा के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए जाने जाते हैं सर। लेकिन इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब बीजेपी की संभावना क्या देख पा रहे हैं आप? बहुत ज्यादा समय तो बचा नहीं है सर, और 10 साल का ये भारतीय कार्यकाल है, तो ये कहा जा रहा है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी कांग्रेस ये कह रही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका उसको फायदा मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के सानिध्य में तीसरी बार सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब आपको मान के ही चलना पड़ेगा कि जिस प्रकार से सेंटर में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं माननीय, इसी प्रकार से तीसरी बार हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी नायब सैनी जी के सानिध्य में। जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि ये तीसरा चुनाव इनके चेहरे से लड़ा जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। नायब सैनी जी के चेहरे पे लड़ा जाएगा। मतलब आप उम्मीद कर रहे हैं कि चेहरा बदलने का जो फायदा है वो जरूर होगा बीजेपी को, और अमित शाह तो बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि नहीं, चेहरा बदलने वाली 2024 में भी चेहरा बदलने वाली बात नहीं है। जैसे हमारे आला कमान को अच्छा लगा, हमारे जो पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर जी थे, उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई, उन्होंने भी गजब पॉलिसीज बनाई। आज पारदर्शिता के आधार पर नौकरी है। जो बच्चा, चाहे बच्चा अमीर घर का है या गरीब घर का है, अगर वो पढ़ाई में काबिल है तो उसे नौकरी मिली है। ऐसे ऐसे घरों को नौकरी मिली है साहब, जिन घरों में एक समय का खाना भी नहीं था, आज ऐसे ऐसे बच्चे नौकरी कर रहे हैं। आप देखिए एचसीएस में 3-3 हमारे जींद के ही बच्चे जेबीटी टीचर्स थे, वो एसडीएम रैंक की नौकरी प्राप्त की। अभी हाल ही में कुछ बच्चों ने की। मैं प्रोग्राम करने गया था, बोले कि हमारा बच्चा, एक एक गांव के अंदर 40-40, 50-50 नौकरियां लगी हैं साहब। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और माननीय मनोहर लाल जी के सनाध्य में लड़ा जाता तब भी यही रिजल्ट था। आज नायब सैनी जी के सनाध्य में ये चुनाव लड़ा जाएगा तब भी वही रिजल्ट है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी जी। लेकिन चेहरा बदलने से, चेहरा बदलना विषय नहीं है साहब। जो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने वो विषय, उसी के आधार पर ही लोग वोट देंगे जी। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी कहा जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर की ओर से जब वो मुख्यमंत्री थे, जो फैसले लिए गए उन फैसलों को भी पलटने की लगातार कोशिश की जा रही है। कई फैसलों को पलटा भी गया है नायब सैनी की ओर से। हमने देखा है हाल ही में, चाहे वो सरपंचों को लेकर लिया गया फैसला हो, या फिर एक ऐसे नेता को बीजेपी में शामिल कराया गया जिनका टिकट काटा गया, जो माने जा रहे हैं कि उनको लगा कि जो पब्लिक चाह रही है हम उसी को चेंज कर दें। घर में भी हम अपने परिवार में बहुत से फैसले बदलते हैं। ये तो साहब छोटा परिवार, और फिर ये पूरी स्टेट तो एक बहुत बड़ा परिवार है। कई बार फैसले हम फैमिली मेंबर्स की बात सुनकर भी फैसले बदलने पड़ जाते हैं। इसी प्रकार से लोगों को, हमको लगा कि कुछ फैसले बदलने पड़ रहे हैं तो उनको बदला जा रहा है। उनमें बल्कि फैसले नहीं बदले जा रहे, उनमें कुछ सरल किया जा रहा है। उनको सरल किया जा रहा है, फैसले नहीं बदले जा रहे, आप ऐसे कह सकते हैं। उनको सरल किया जा रहा है। जैसे इनकम का मामला, एफिडेविट पे आप अपना खुद ये टेस्ट कीजिए और पकड़ा दीजिए। इसी प्रकार से कुछ फैसलों को किया जा रहा है। कुछ लोग, अभी सरपंचों को हाल में पावर बढ़ा दी गई। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात देखने को मिल रही है, बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है ना वो एक बहुत डिसिप्लिन पार्टी है। वहां पर आला कमान की पकड़ जो बहुत मजबूत मानी जाती है। लेकिन हरियाणा में अभी भी कुछ नेताओं के आपसी जो मतभेद हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मनभेद है, मैं तो कह रहा हूं मतभेद है, लेकिन वो खुलकर सामने आने लगे। आपको लगता है कि ये ठीक है? क्योंकि कांग्रेस के बारे में तो कहा जाता है कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी है, बीजेपी के बारे में कभी नहीं कहा गया, लेकिन अब बीजेपी में भी इसकी सुगबुगाहट जो है वो देखने को मिल रही है।
मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई मतभेद की बात या मनभेद का विषय है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। पर अगर मान लो छोटा मोटा परिवार में, सबके परिवार में छोटी मोटी बात चलती रहती है, साहब बाप बेटे में हो जाती है, माँ बेटे में हो जाती है, बहन भाई में हो जाती है, दो भाइयों में हो जाती है, छोटा मोटा चलता रहता है साहब, घर तो चलता ऐसे ही है। अगर मान लीजिए थोड़ी सी किसी को कोई दिक्कत है भी, या मनभेद या मतभेद है भी, तो उसको दूर कर दिया जाएगा। क्योंकि ये स्नेह, ये प्यार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में आपको देखने को मिलेगा। और उनको वही घर का कोई बड़ा व्यक्ति अगर समझाएगा तो वो सब सही हो जाएगा, आपस में बिठा के उनको बात की जाएगी, किस विषय पे दिक्कत है, कोई विषय नहीं जी सर। जी। तो कृष्ण मिड्ढा ही एक बार फिर से चुनावी ताल ठोकते नजर आएंगे हमें जीत से बीजेपी की ओर से। देखिए, अगर आला कमान टिकट देंगे तो चुनाव जरूर लड़ा जाएगा। नहीं, आपको क्या लगता है, आपको आपको भरोसा है ना? मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है जींद की जनता पर भी और ऊपर आला कमान पर भी, कि हमारे काम को देखते हुए और हमारे जी काम के करने के जज्बे को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो आला कमान है, टिकट की मंजूरी मुझे ही देंगे। मुझे ऐसा पूर्ण रूप से विश्वास है। जी। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है। 10 साल में प्रदेश की जनता ऊब गई है बीजेपी से। साहब, लाल किले के सामने या ताजमहल के सामने फोटो खिंचवाने से ताजमहल आपका नहीं हो जाता है। कहने से क्या होता है साहब, करके दिखाइए। 10 साल का राज तो आपको भी मिला है। 10 साल में आपने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, वो देखिए। आज आप मेरी बात गलत लगी हो तो बताइए। आपने सिर्फ कहना ही तो है, कहने में जाता क्या है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, ताजमहल के बिल्कुल सही सामने बात फोटो खिंचवाने से ताजमहल अपना नहीं होता साहब। है। बिल्कुल। बाकी फैसला लेकिन पब्लिक ने करना है, पब्लिक फैसला करेगी। जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ समय में कांग्रेस जो है वो मजबूत हुई है और लोकसभा चुनाव में इसकी तस्दीक भी हमें देखने को मिली, जहां 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ले गई, जिस बात की उम्मीद हो सकता है आपने ना की हो, आप लोगों ने, बीजेपी ने। देखिए, 5 सीट ले गई, मैं मान रहा हूं इस बात को कि 5 सीट कांग्रेस ने ली। लेकिन जी लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक अलग था। और उसमें बिल्कुल। सबसे बड़ा संविधान का जो मामला उठा, वो हम्म, संविधान का एक कैसा मामला उठा कि हम लोग समझा ही नहीं पाए। मैं अपनी इस बात को मानता हूं कि जी भारतीय जनता पार्टी कहना कुछ और चाह रही थी, उसका मतलब कुछ और निकाला गया और उन्होंने उस चीज को भुनाया। लेकिन क्या संविधान बदला जा सकता है, सोचने का विषय है। आप देखिए कि हरियाणा के अंदर ही विधानसभा के अंदर प्रतिमा माननीय अम्बेडकर साहब की लगाने का किसने काम किया? बहुत सी सरकारों ने राज किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही अम्बेडकर साहब की मूर्ति को विधानसभा में लगाने का काम किया। इसी प्रकार से संसद में भी लगाने का काम किया। इसी प्रकार से आप देखिए, जिस कांग्रेस ने ये गेम खेली, और जहां तक मेरा अंदाजा है, मेरा अपना पर्सनल वो है जो मैंने पढ़ा, जी कि उसमें अम्बेडकर साहब को पहला चुनाव हराने का काम भी कांग्रेस ने किया था। न जाने किस तरह से लोग बहकावे में आ गए। पर संविधान की बात है तो संविधान में अमेंडमेंट तो होते ही रहते हैं। वो पूर्व की सरकारों ने भी किए, कुछ अमेंडमेंट हुए भी, कुछ अब भी हुए। लेकिन संविधान को बदला नहीं जा सकता आरक्षण से या किसी चीज से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। मतलब मैं ये मानता हूं कि हम समझाने में सक्षम नहीं रहे, और सामने वाले को ये बात समझ नहीं आई कि जो कांग्रेस, जो संविधान के निर्माता थे, उनको हराने के पक्ष में थी, तो वो कैसे लोग, मैं मतलब इस बात से बड़ा चिंतित हूं कि लोग इस बात को समझ ही नहीं पाए। जी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि ये विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा बन सकता है? क्योंकि देखिए, मैं तो ये सुन रहा हूँ कि दीपेश सिंह हुड्डा भी जहाँ जा रहे हैं अपने चुनाव, अभी जो सभाएं वो कर रहे हैं या अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, तो अभी भी संविधान की कॉपी जो उनके हाथ में रहती है, संविधान की कॉपी को एक प्रतीक के रूप में वो दिखाते हैं, बताते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि विधानसभा सर, चुनाव के अंदर भी ये मुद्दा बने, और मुद्दा बनेगा तो क्या नहीं आपको लगता है देखिए, कि बीजेपी इसकी कोई राह ढूंढ पाएगी? मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा बने, लेकिन वो मुद्दा बनाने का काम जरूर कर रहे हैं। अब उनसे पूछिए कि इससे पहले संविधान को किस प्रकार से, मतलब कि उसका वो गलत करने का काम किया कांग्रेस ने किया। आज वो संविधान को उठाकर इस प्रकार से बातें कर रही है। आप सोचिए, जिस देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले माथे पे ही संविधान को लगाने का काम किया जब शपथ ली, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन ये लोगों को समझ आ रही है कि एक छलाव किया गया और लोग उस छलाव में आ गए। बहुत सी बार में ऐसा होता है कि जो छल किया जाता है, कभी कभी छल कामयाब हो जाता है, तो आई बार छल कामयाब नहीं हो सकता साहब। लोगों को पता लग गया कि हमारा इस्तेमाल किया गया। लेकिन डॉक्टर साहब, कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है ना, जो जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि संसद भवन के अंदर जब पीएम पहली बार पहुंचते हैं तो सबसे पहले संविधान के सामने वो सर झुकाते हैं, उनको उसको पूछते हैं। तो ये कह रही है कांग्रेस पार्टी कि हमने मजबूर कर दिया इनको,
हमने मजबूर किया है, तब वो तस्वीरें देश को देखने को मिली। नहीं नहीं, आप स्वयं देखिए। जी, तो जो विधानसभा, हरियाणा विधानसभा में माननीय अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगाई, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाने का काम क्या किया, उसके लिए भी उन्होंने हमें कहा था। हुँ, भाव है साहब, श्रद्धा है, विश्वास है अम्बेडकर साहब में। जी, और मैं ये कह सकता हूं, संविधान में पूर्ण रूप से एक जो विश्वास होता है, जो आत्मा से जिसे प्यार किया जाता है। और मैं तो ये कहता हूं, कोई भी व्यक्ति इस पूरे देश के अंदर, कोई व्यक्ति भी संविधान को नहीं बदल सकता। ये पावर किसी के पास भी नहीं है साहब, कि जो संविधान को जी, बदल दे। जी, उस संविधान के निर्माता का, उस संविधान को लिखने वाले का भाव, मैं ये कहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति के मन में है। जी। ये तो बिल्कुल। छल किया गया और छल कामयाब हो गया सर। जी। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल है क्योंकि आप भी बहुत बिज़ी हैं और इस बिज़ी शेड्यूल में से आपने समय निकाला हमारे लिए, उसके आपके हम आभारी हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपको कौन से ऐसे मुद्दे लग रहे हैं, जो आपको लगता है कि ये चुनावी मुद्दे होंगे और इन्हीं चुनावी मुद्दों के ज़रिए बीजेपी एक बार फिर से हैट्रिक लगाएगी? हैट्रिक लगाएगी यानी कि देखिए जीत सर, हासिल करेगी फिर से और हैट्रिक लगाएगी? देखिए मैं तो यही कहूंगा, विकास का जो महत्व है, पारदर्शिता जी, पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने का जो महत्व है। मेरे पिताजी, मैं ये कहूंगा कि उन्होंने हुड्डा साहब के समय में भी हुँ, विपक्ष की भूमिका में रहे। कभी हुड्डा साहब ने विधायकों को इस प्रकार से 5-5 करोड़ रुपए विकास के लिए देने का काम नहीं किया। हुँ, माननीय खट्टर साहब ने हर एक व्यक्ति को एक ही नजर से देखा, और सभी विधायकों को, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, सबको समान रूप से पैसा देने का काम किया। और चाहे वो जी, पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसके गृह क्षेत्र में स्वयं में क्या नौकरियां पारदर्शिता के अनुसार नहीं लगी? चाहे हुँ, वो विपक्ष का एमएलए हो तब भी। क्योंकि बच्चा काबिल होना चाहिए पूरे हरियाणा का। वो जींद में रहता है या जुलाना में रहता है या नरवाना में रहता है या टोहाना में रहता है या वो कहीं भी रहता है, लेकिन अगर उसमें काबिलता है, सवाल ये नहीं है कि वहां विधायक पक्ष का या विपक्ष का, सवाल ये है कि वो बच्चा इंटेलिजेंट है, उसने मेरिट लिए तो उसको नौकरी मिलेगी। उसका इससे कोई अर्थ नहीं है। जी, समान बिल्कुल। विकास आप देख सकते हैं पूर्व की सरकारों में, जहां के रहने वाले थे उसी गृह क्षेत्र को चमकाने का काम किया। आज पूरे हरियाणा में आपको विकास सम्मान सा ही नजर आएगा। पैसा प्रत्येक जगह दिया गया, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया साहब। पूर्व की जी, सरकारों ने भेदभाव किया। अभी पीछे मुझसे कहा जा रहा था कि जींद के अंदर पानी भर गया बारिश आने में, मात्र 3 घंटे के बाद 80% पानी निकले साहब। जब जलवा भगवान दिखाता तो उसके सामने तो कोई भी नहीं रुक सकता। लेकिन बिल्कुल। जिस रोहतक के अंदर इतने ज्यादा बड़े बड़े सीवरेज थे, वहां तो जल भराव जींद से भी ज्यादा था साहब। और जींद का पानी तो 2.5 से 3 घंटे में निकल गया, लेकिन वहां तो 5-5, 7-7 घंटे पानी नहीं निकल पाया साहब। जिसमें मैं कहता हूँ कि इतने बड़े सीवरेज, इतने बड़े पाइपलाइन बिछाएगी तब भी ये हाल है साहब। हुँ, लेकिन बिल्कुल। मैं ये कहूंगा कि विकास करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोई कसर नहीं छोड़ी। और हमें जी, विकास के नाम पर, पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिलने के काम पर, और हुँ, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति की मदद करने के, सरकार का एक ही नियम था कि अंतिम व्यक्ति जो छोर में अंतिम व्यक्ति, उसकी मदद की जाए। जो सरकार का, जो एक राजा का धर्म है, उस धर्म को निभाया जाए। ऐसा धर्म मैं ये कहूंगा कि हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में रहे मनोहर लाल जी ने भी निभाया, और अब नायब सैनी जी भी उसको निभाने का काम कर रहे हैं। आप स्वयं देखिए, अभी हाल ही में 100-100 गज के प्लाट जो कांग्रेस के राज में माननीय हुड्डा साहब ने 100-100 गज के प्लाट वितरित किए थे, लेकिन वो कहीं मिले नहीं। गांव में जगह नहीं है साहब, अगर जगह मिली तो वो जोड़ तालाब के अंदर मिली। उसको भी वितरित करने का काम, उनका मसला सुलझाने का काम हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया। और हुँ, जिनके अगर बाई चांस जगह नहीं है, तो उनको 1-1 लाख रुपए की राशि देने का काम किया। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसने देखा हो कि गरीब व्यक्ति को अंतिम व्यक्ति तक लाभ कैसे पहुंचाया जाए। जिस प्रकार जी, से मां शबरी तक राम पहुंचे थे, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है। जिसके हाथ में भी सत्ता है, चाहे वो मनोहर लाल जी के हाथ में रही या नायब सैनी जी के हाथ में आज, तो उन्होंने हुँ। अंतिम व्यक्ति को लाभ देने का काम किया। ये आपको मानना पड़ेगा। लेकिन लेकिन सर हालाँकि मैं अब आगे सवाल आपसे नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ ये भी मैं कर ही लेता हूँ कि ये कहा जा आप रहा है साहब कांग्रेस कीजिए, पार्टी मैंने जो मैंने गाड़ी रोक ली है। अब आप सवाल करने लगे, जो आपके मन में सारे कर लीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं ये कह रहा था सर कि मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है इसी से जुड़ा हुआ। सवाल मेरा आपसे ये है कि सर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये जो क्रिकेट मैच में होता है जो स्लॉग ओवर होते हैं, लास्ट ओवर मतलब मान के चलिए कि लास्ट के कुछ ओवर में और उस लास्ट के कुछ ओवर में बीजेपी जो है वो हारी हुई बाजी को जीतने की कोशिश कर रही है। इसीलिए तमाम तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो प्लॉट बाँटने की बात हो,
चाहे वो कोई और बात हो, चाहे वो सरपंचों को 21 लाख रुपए की पावर देने की बात हो, यानी कि ये जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, ये हारी हुई बाजी को जीतने की कोशिश की जा रही है, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। कांग्रेस का ये आरोप है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप इस समय के कार्यों को गिने, जो अंतिम अंतिम ओवर को आप मत गिने, उससे पहले ओवर को गिन लीजिए। जितने पहले ओवर थे उनमें भी भारतीय जनता पार्टी आपको स्टॉक लगाती हुई नजर आएगी। वो अपना कार्यकाल देख लें और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल देख लें। अंतिम जो आपको लग रहा है कि किसान अपना सरपंचों को दिया जा रहा है या 100 गज के प्लाट, 100 गज के प्लाटों को जो दिया जा रहा है साहब, आपकी दी हुई परेशानी को, आपके दिए हुए मसले को हल किया जा रहा है। उसमें हमने कुछ नहीं किया। जो बीमारी आप छोड़ के गए उसका इलाज हमने किया है। उस इलाज को अगर आप ये कहें कि अंतिम मैच में खेल रहे हैं, खेल नहीं रहे साहब, उस बीमारी को दूर करने का काम किया। ये तो एक डॉक्टर होने के नाते भी बता रहा हूँ। कई बार सामने वाला बीमारी छोड़ जाता है, उसका हल करने का काम डॉक्टर करता है, वैद्य करता है। तो हम लोग तो एक कहते हैं ना आयुर्वेदिक डॉक्टर के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जब बिल्कुल ही फिट कर देंगे, आयुर्वेदिक के अनुसार ही उसका निदान करने का काम करें। वो तो उनकी प्रॉब्लम को हम ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। समय निकालने के लिए डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी बहुत धन्यवाद आपका, और सच में बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करके, क्योंकि आपने हर सवाल का जिस तरीके से अपने ही अंदाज में जवाब दिया है वो वाकई में लाजवाब था। और बहुत जल्द एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी सर, क्योंकि लगातार हम तमाम विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, उन इलाकों में हम जा रहे हैं, आपके पास भी आएंगे सर। हमारा जो चुनावी रथ है वो निकल चुका है, उस चुनावी रथ में बैठकर भी एक इंटरव्यू आपका करेंगे सर। वहां भी समाज विभाग का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे, और जींद की जनता के बीच भी हम जाएंगे, वहां की जनता से भी उनकी राय लेंगे, और हम पूछेंगे कि कैसे कृष्ण मिड्ढा ने ये जींद को चमकाने का काम किया है, किस तरीके से चहुमुखी विकास जो है वो जींद विधानसभा क्षेत्र का हुआ है सर। बहुत जल्द आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। समय निकालने के लिए एक बार फिर से दिल से आपका आभार सर, बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार जी नमस्कार, जय माता की।